सो बजाज फाइनेंस के Q1 के नंबर्स आ गए हैं एंड लेट्स डिस्कस कि कैसा रिजल्ट रहा कंपनी का एंड आगे हम क्या आउटलुक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस NBFC से। सो इनकी जो AUM ग्रोथ रही है वो अराउंड 32% की रही है ऑन अ YOY बेसिस एंड जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है यानी कि एक जो कोर इनकम होता है एक बैंक का एक फाइनेंशियल का वो 26% की ग्रोथ से बढ़ के आया है इस क्वार्टर के अंडर। देन कंपनी के जो मार्जिन्स हैं आई मीन ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस अपने जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पूरा एग्जैक्ट फिगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है बट एक वो हमें डायरेक्शन दे देता है कि मार्जिन्स उनके इम्प्रूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या स्टेबल हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो करीब करीब 11 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.11% से कम हुए हैं ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी कि अगर हम इस क्वार्टर को मार्च के क्वार्टर के नंबर से कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 0.11% का डिक्लाइन आया है उनके मार्जिन्स में, जो कि मैनेजमेंट ने बहुत पहले से ही गाइड करके रखा था। देन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीब करीब 32% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में भी। पिछले कई क्वार्टर में हम देख रहे हैं कंपनी लगातार 40%, 50%, 60% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है और इस क्वार्टर में भी उनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीब 32% के आसपास आया है। एसेट क्वालिटी और इम्प्रूव हुए हैं, अच्छी एसेट क्वालिटी है। प्रोविजनिंग बजाज फाइनेंस की थोड़ी सी बड़ी है। देन इनकी जो सब्सिडरी हैं जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड या बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, उनके भी बहुत ही रोबस्ट नंबर्स आए हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने करीब करीब 29% का AUM ग्रोथ रिपोर्ट किया है। बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज़ लिमिट ने करीब करीब 400% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करी है। 1 करोड़ से 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का। तो ओवरऑल आप पूरा ग्रुप देखो अगर इंडिविजुअल बजाज फाइनेंस का बिजनेस और उनके जो दो बाकी के सब्सिडरी हैं, बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट नंबर्स आए हैं इनके Q1 में भी। कंपनी ने आई मीन हम इस ये ट्रेंड पता लगा सकते हैं कि कंपनी किस तरीके का डिमांड विटनेस कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। सो कंपनी की जो अर्लियर गाइडेंस थी वो था कि आने वाले सालों में वो 23 से 25% के आसपास ग्रो करेंगे अपने AUM को। बट इस गाइडेंस को उन्होंने फर्दर रिवाइज़ किया है और जो उनको डिमांड अभी विजिबल हो रही है इकॉनमी में, उसकी वजह से उन्होंने इस साल की गाइडेंस को 29 से 31% कर दिया है। तो सीधे 23 से 25% से लेकर 29 से 31% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि FY24 में, जिसमें से पहले क्वार्टर में ऑलरेडी वो 32% कर चुके हैं। यानी कि अभी भी हम कह सकते हैं कि गाइडेंस अभी भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव साइड पे दी है इन्होंने, बिकॉज जितना ये गाइड कर रहे हैं उससे अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर अचीव कर रही है ये कंपनी। नेट प्रॉफिट नो डाउट इनका लगातार बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस फ्रेंचाइजी को या एक NBFC को एनालाइज करने के लिए, तो अगर आप बजाज फाइनेंस के बुक का साइज़ देखते हो, लोन बुक का साइज़ वो करीब करीब 2.70 लाख करोड़ का है, 2,70,000 करोड़ का। अगर आप कोटक बैंक का लोन बुक का साइज़ देखते हो तो वो 3,18,000 करोड़ का है। यानी सिर्फ 18% का फ़र्क है बजाज फाइनेंस और कोटक बैंक की लोन बुक में, दोनों की साइज़ में। बट बजाज फाइनेंस का जो लोन बुक की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट डबल है कोटक बैंक से, HDFC से, ICICI से। इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो बजाज फाइनेंस की लोन बुक ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल है इन तीनों के मुकाबले। एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो ऑब्वियसली रोबस्ट है ही इनकी। सो इससे आपको ये चीज़ पता चलती है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जहाँ पे ये जो हम कहते हैं ना कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये साइज़ मैटर नहीं करता है। बिकॉज इतना बड़ा साइज़ होने के बावजूद बजाज फाइनेंस लगातार 30-35% पे ग्रो करती चली जा रही है एंड आने वाले कई सालों तक इनका ये टारगेट है कि वो 25% तो बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखेंगे। ROE अगर आप देखो तो बजाज फाइनेंस की ROE हमेशा 20+ रही है। आज भी उनकी ROE 24%, 25% के आसपास है। वीज़ अगर आप कोटक बैंक की ROE देखते हो तो वो 15% के आसपास है। सो अल्टीमेटली आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट हो, मार्केट आपको उसी के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड करता है एंड दैट्स वाई अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखोगे तो बजाज फाइनेंस की प्राइस टू बुक, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को अगर आप एनालाइज करते हो तो उसमें प्राइस टू बुक देखा जाता है रेदर देन प्राइस टू इक्विटी, PE जिसे कहा जाता है। तो बजाज फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक है वो करीब करीब 8 टाइम्स है। वीज़ा अगर हम HDFC, ICICI, कोटक का देखें तो उनका 3.5 to 4 के आसपास है। तो मार्केट भी आपको ये बता रहा है कि बजाज फाइनेंस ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है एंड मार्केट को भरोसा है कि वो आने वाले टाइम में भी ये इस ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा
दैट्स वाई मार्केट भी उसको डबल वैल्यूएशन दे रहा है कंपेयर टू ये सारे जो बैंक्स हैं उनके मुकाबले। सो ओवरऑल बहुत अच्छा नंबर रहा है इस फ्रेंचाइजी का फिर से इस क्वार्टर में। देन थोड़ा सा अगर हम स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक आज के टाइम पे करीब 8 प्राइस टू बुक के आसपास में ट्रेड कर रहा है। सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, बट उसका रीज़न भी है। निफ्टी में आपको हार्डली कोई कंपनी मिलेगी जो है ना कंसिस्टेंट बेसिस 30% की ग्रोथ आपको डिलीवर करे। तो क्योंकि वो अवेलेबिलिटी है नहीं, तो इसलिए वो हम कह सकते हैं जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो बजाज फाइनेंस को मिल रहा है, बिकॉज सारा पैसा ग्रोथ वाली कंपनी के पास ही जाता है। एंड दैट्स वाई लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं बजाज फाइनेंस को लेकर के, और हर कोई चाहता है कि हमारे पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी हो जो हमें 25-30% तक आने वाले कई सालों तक हमें वो ग्रोथ डिलीवर करके दे। तो स्टॉक वाइज तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट या बिजनेस वाइज अगर आप देखो तो अगर मेरे पास आज के टाइम पे मुझे कोई बोले कि निफ्टी 50 में मुझे कोई स्टॉक इन्वेस्ट करना है, कोई फाइनेंशियल चूज़ करना है, तो ऑब्वियसली वो बजाज फाइनेंस ही होगा रैदर देन ये सारे जो बैंक्स है जो हमने डिस्कस किए, बिकॉज इनमें ना तो वैसी ग्रोथ है ना वैसी लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ दिखती है मुझे ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।